गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारी बात हुई थी संकृत कक्षकों के अंदर गुणांकों की गणना करना। उसके अंदर हमने एसपी कक्षक, एसपी संकृत कक्षक, sp2 संकृत कक्षक और sp3 संकृत कक्षकों के गुणांकों की गणना करना सीखा था। आज हम बात करेंगे संकृत कक्षकों में कोण की गणना करना कि कितनी डिग्री का एंगल बनता है कौन से संकरण के अंदर। देखिए, जो संकृत कक्षक होते हैं उनके अंदर दिशात्मक गुण होते हैं, यानी कि प्रबल दिशात्मक गुण होते हैं, क्योंकि संकृत कक्षक जो होते हैं वो S और P कक्षकों के आपस में अतिव्यापन से बनते हैं। तो P कक्षकों के अंदर हमेशा, या P कक्षक जो होते हैं उनकी आकृति होती है डंबलाकार और उनके अंदर हमेशा दिशात्मक गुण पाया जाता है, लेकिन S कक्षकों में दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता है। तो जो दिशात्मक गुण होते हैं वो आपके संकृत कक्षकों में प्रबल होते हैं, क्योंकि वो S और P कक्षकों का जो आपस में अतिव्यापन है, उस अतिव्यापन के पश्चात बनने वाले कक्षक जो होते हैं वो संकृत कक्षक होते हैं। अब इनकी गणना करने के लिए हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, जो है हमारा cos थीटा इक्वल टू माइनस संकृत कक्षक का S गुण, S मतलब S कक्षक जो पार्टिसिपेट कर रहा है वो 1 माइनस संकृत कक्षक का S गुण। ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद करना है, संकृत कक्षक का S गुण। अब आपको पता है, सबसे हम पहले बात करते हैं SP संकरण की, ठीक है। SP जो संकरण होता है उसके अंदर हमारे S जो गुण होते हैं वो 50% होते हैं, यानी कि 1/2 होते हैं। तो जब हम इसमें cos थीटा की वैल्यू निकालते हैं, cos थीटा की जब हम वैल्यू निकालते हैं तो माइनस संकृत कक्षक का S गुण हो गया 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में 1/2 और हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 2 माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू हमारे पास में जो वैल्यूज आएंगी वो आ जाएंगी 1/2। यानी कि जो हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं वो है माइनस 1/2 अपॉन 1/2, जो आपस में मल्टीप्लाई करके बाद हमारे पास में वैल्यू आ रही है -1। अब देखो, ये जो वैल्यू है cos थीटा इक्वल टू -1, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी डिग्री होगी कि इसकी वैल्यू कितनी आ जाए -1 आ जाए। तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू, यानी कि थीटा हमारा 180 डिग्री का होगा, जब थीटा हमारा 180 डिग्री का होता है तो अब इसकी वैल्यू आती है -1। यानी कि हम सीधे सीधे कह सकते हैं कि जब SP संकरण की हम बात करते हैं तो SP संकरण के अंदर बनने वाला जो कोण होता है वो 180 डिग्री का होता है। अब हम बात करते हैं sp2 संकरण के बारे में। sp2 संकरण सेम प्रोसेस वही चलेगी। sp2 संकरण के अंदर भी वही cos थीटा हमें निकालना है। sp2 संकरण cos थीटा हमें निकालना है। S गुण कितना होता है sp2 संकरण में? देखो, 3 संकृत कक्षक होते हैं, यानी कि इसके अंदर 33.3%, यानी कि 1/3 इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो हमारा जो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो क्या हो जाएगा 1/3 1 माइनस 1/3। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 1/3 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 3 इक्वल टू, आप इजीली मैथमेटिक्स सॉल्व कर सकते हैं इतनी, तो 2/3, यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई 3 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रह जाएंगे, वैसे कि वैसे 3 से 3 कट जाएगा। तो हमारे पास में जो वैल्यूज आ रही हैं वो वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास में -1/2। अब cos थीटा के अंदर जब -1/2 की वैल्यू का काउंट करते हैं तो यहाँ पे आता है cos थीटा इक्वल टू -1/2, यानी कि cos कितनी डिग्री हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है 120 डिग्री। अब सिंपल सी चीज हम यहाँ पे कह रहे हैं कि हमारे पास में जो sp2 संकरण बन रहा है, उस sp2 संकरण के अंदर जो हमारा थीटा, यानी कि हमारा जो कोण बन रहा है, उस कोण के अंदर हमारे पास में क्या आ रहा है कि उस कोण के अंदर हमारे पास में 120 डिग्री का कोण बन रहा है। 120 डिग्री का कोण बनने के कारण हमारी जो आकृति होती है वो त्रिभुजीय आकृति होती है, ट्रायंगल आकृति होती है, और उससे हमारा संकरण जो आ रहा है वो sp2 संकरण आ रहा है।
आगे हम बात करते हैं sp3 संकरण के बारे में। sp2 संकरण को आप ध्यान से देख लीजिए, नॉर्मली मैथमेटिक्स है, आप गुणा भाग जोड़ बाकी इजीली कर सकते हैं, वही एस लक्षण है। उसके बाद में फॉर्मूला अप्लाई किया है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की है और उसके बाद मैंने कैलकुलेशन की है। नेक्स्ट हम करते हैं sp3 संकरण के लिए। sp3 संकरण के लिए देखो, हमारे को सबको पता है sp3 संकरण है तो संकरित कक्षक कितने हो जाएंगे, 4 संकरित कक्षक हो जाएंगे। और जब 4 संकरित कक्षक हो जाएंगे तो s लक्षण कितने होंगे, देखो एक s का है और 3 किसके हैं, p के हैं। एक s का है और 3 p के हैं, इनकी टोटल 4 है तो 100% में कितना हो जाएगा इसका 25%, या बोले तो 1/4 s लक्षण। फॉर्मूला सेम आपके सामने है, संकरित कक्षक का s गुण ऊपर क्या जाएगा 1/4 अपॉन 1 माइनस 1/4। जब फॉर्मूला को हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगा ये कुछ इस तरीके से, सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है, वज्र गुणा यानी कि ऊपर के नीचे 4 से 4 कट जाएंगे, अपने पास में जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस के 1/3 और वो जो होता है वो कोस थीटा इक्वल टू माइनस के 1/3 या 109 डिग्री 28 मिनट हमारे पास में ये आता है। थीटा 109 डिग्री 28 मिनट का आता है और ये हमारे पास में sp3 संकरण हो गया जिसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है और हमारे पास में जो संकरण आ रहा है उसमें s लक्षण 1/4 या 25% होते हैं। देख लीजिए सेम टू सेम वैसे की वैसी प्रोसेस है, यानी कि हमने संकरित कक्षकों में कोणों की गणना की है, वो भी कोस थीटा के माध्यम से। एक पर्टिकुलर हमने एक जो हमारा फॉर्मूला है वो लिया है और उसी फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज पुट कर करके हमने एंगल्स निकाले हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का सबसे लास्ट टॉपिक है VBT। अब VBT के बारे में हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था, ये यूनिट स्टार्ट की थी, VBT के बारे में हमने पहले ही बहुत नोटिस कर लिया था कि VBT क्या होती है, VBT में क्या क्या चीज़ें हैं। VBT का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत। देखो 1927 में हाइटलर और लंदन ने VBT को प्रस्तुत किया था और उसके बाद के अंदर पॉलिंग और स्लेटर ने 1930 के अंदर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया और इन्होंने बहुत सारे काम किए। इसलिए ये जो थ्योरी होती है वो VBT थ्योरी के साथ साथ के अंदर हिटलर, लंदन, स्लेटर और पॉलिंग यानी कि HLSP थ्योरी भी कहलाती है। अब ये जो मैंने VBT के बारे में बताया था उसमें मैंने सीधे सीधे कहा था कि प्रत्येक जो बंधित परमाणु होते हैं वो अपनी अलग पहचान बना के रखते हैं। संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, संयोजकता कोश में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको अपनी पहचान, जो पहले जो उनकी पहचान थी वो पहचान नए कक्षक बनने के बाद में खो जाती है, यानी कि ओवरलैपिंग के बाद में जो बनने वाले कक्षक होते हैं उनका एक नया ही नाम होता है, नया ही रूप होता है और नए ही उनके दिशात्मक लक्षण होते हैं। VBT के बारे में अपने बहुत सारी पहले भी बात हो चुकी है। हमने ये भी कहा कि VBT का जो सिद्धांत है वो 2 चीज़ों पे काम करता है। पहला हमारा ये सिद्धांत जो होता है वो तरंग फलन वाले समीकरण पे काम करता है। पहला तरंग फलन वाला समीकरण की जब हम बात करते हैं तो ये कह रहा है कि हमारी ऊर्जाएं जो होंगी, अगर हम परमाणु की बात करें, हाइड्रोजन अणु की बात करें, उसके अंदर 2 परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, परमाणु A और परमाणु B, तो उनकी ऊर्जाएं EA और EB होगी। अगर हम तरंग फलन की बात करें तो साइन A और साइन B इनके तरंग फलन होंगे। तरंग फलनों की बात हमने बहुत सारी MOT के अंदर बहुत पहले भी बहुत कर चुके हैं, sp2, sp3, sp संकरण के अंदर हमने ये बातें की हैं। अब हम बात करते हैं कि हमारे जो संयोजकता बल सिद्धांत है इसके अकॉर्डिंग हमारा H2 मॉलिक्यूल, H2 अणु का बनना, ये H2 अणु कैसे बनता है, देखो उसकी कैलकुलेशंस वगैरह सेम टू सेम वैसे ही चलती हैं जैसे मैंने आपको पहले बताई है। इसलिए हम जो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो बात करेंगे केवल H2 अणु संयोजकता वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग बनता कैसे है। देखो हमारे पास में मान लो ये हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल हैं, ये हमारा A मॉलिक्यूल और ये A एटम और ये हमारा हो गया B एटम, जिसको हम HA और HB भी बोल सकते हैं, HA हो गया और HB भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब जब हम इनकी बात करते हैं और इनके पास है 2 इलेक्ट्रॉन, ये नंबर 1 इलेक्ट्रॉन और ये नंबर 2 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए पहले हाइड्रोजन एटम के पास में इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से अट्रैक्ट हो रहा है,
इधर वाला भी एक दूसरे की दूरी पर है, यानी कि एक दूसरे से दूर है, इसलिए एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अट्रैक्ट कर रहे हैं मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी कि ये हाइड्रोजन वाला इस इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहा है, ये हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन से आकर्षित हो रहा है। समझ में आ रही है? यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन किसके बीच में, Ha और E आपका 1 और Hb और E2 क्या हो रहा है, दोनों के अंदर आकर्षण हो रहा है। तो हमारी बात हो गई आकर्षण की। आकर्षण किस किस के बीच में, Ha और इलेक्ट्रॉन 1 के बीच में, Hb और इलेक्ट्रॉन B के बीच में। ठीक है, फिर ये भी हो सकता है कि इस आप जो हाइड्रोजन एटम ले रहे हो इसका किसके साथ में, Ha का E2 के साथ में और Hb का E1 के साथ में आकर्षण हो रहा है, यानी कि ये इसको भी अट्रैक्ट कर सकता है। तो अट्रैक्शन की जो फीलिंग है वो कहाँ कहाँ आ रही है, यहाँ पे भी अट्रैक्शन है और यहाँ पे भी अट्रैक्शन है। अब रिपल्सन कहाँ हो रहा है, अगर आपको पता है कि जब समान प्रकृति होती है तो उनके मध्य प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकृति होती है तो उनके मध्य आकर्षण होता है। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन एटम और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इस हाइड्रोजन एटम, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। तो यहाँ पे भी अट्रैक्शन, और इसके बाद में देखो कहाँ कहाँ अट्रैक्शन बताया मैंने आपको, 4 जगह मैंने आपको अट्रैक्शन बताया है। आपका जो A1 है और E1 के बीच में तो 1 अट्रैक्शन, 2 अट्रैक्शन, 3 अट्रैक्शन और 4 अट्रैक्शन। अट्रैक्शन तो कितने हो गए, 4। और प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण कितना हो गया, Ha और Hb के बीच में और E1 और E2 के बीच में हमारे पास में प्रतिकर्षण हो गया। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि हमारे पास में जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है उसके अंदर आकर्षण ज़्यादा होता है और प्रतिकर्षण कम होता है। यानी कि आकर्षण तो कितनी जगह हो रहा है, 4 जगह हो रहा है, और प्रतिकर्षण कितनी जगह हो रहा है, 2। तो 4 ज़्यादा होते हैं, 2 ज़्यादा होंगे या 4 ज़्यादा होंगे, यानी कि आकर्षण इसमें ज़्यादा हो रहा है। जब इनके हम वेव फंक्शंस वगैरह निकालते हैं तो वेव फंक्शन वैसे ही आता है। प्रसामान्यीकरण की विधियाँ भी मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें वैसी की वैसी ही होती है। अब मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन अणु में अंतर्नाभी की जो दूरी होती है, उस अंतर्नाभी की दूरी के अकॉर्डिंग डायग्राम कैसे शो करता है। देखिए ये हमारे पास में है, यहाँ पे हमने कर लिया है इंटरनल जो हमारी डिस्टेंस होती है उसको, और यहाँ पे हमने ले लिया पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैंने पोटेंशियल एनर्जी ले रखी है, इंटरनल जो डिस्टेंस होती है, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो होती है उसको हमने नीचे डिस्क्राइब किया है, लिख देते हैं इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। ठीक है, अब हमने एक पर्टिकुलर पोटेंशियल एनर्जी ली है जहाँ पे हमारे पास में E बराबर क्या है, 0 है। तो हमारे पास में एक ग्राफ शो होता है, जो ग्राफ कुछ इस तरीके का होता है, या तो हम ऐसे कर लें, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो नॉर्मली तो ये हम फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से देख के चलते हैं। यहाँ जो ये पॉइंट है, यहाँ जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट क्या शो करता है कि इस जगह पर हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन्स लिए हुए हैं, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, वो दोनों इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, जबकि यहाँ पे वो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में है। अगर वो दोनों सेम डायरेक्शन में है मतलब वो दोनों दूर दूर हैं, एटम A और एटम B दोनों ही क्या है, दूर दूर हैं, और वो दूर दूर होने की वजह से यहाँ पे इनके अंदर मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, यानी आकर्षण हल्का फुल्का फील होना एक नॉर्मल सी बात है, जो अगर हो तो ठीक है और ना हो तो भी ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वो मॉलिक्यूल अणु जो होता है वो पास आते जाते हैं, ये कंडीशन ये है, यहाँ पे वो मॉलिक्यूल पास आने लग गए, और ये जो कंडीशन है वहाँ पे वो मॉलिक्यूल बिल्कुल पास में आ गए, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल अटैच हो गए। तो जब ये मॉलिक्यूल एक दूसरे से अटैच हो गए और इसके बाद में भी हम आकर्षण या प्रतिकर्षण की बात करेंगे तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं उनमें वापस प्रतिकर्षण होना स्टार्ट हो जाएगा। सब पहले आकर्षण होता है और उसके बाद में वापस प्रतिकर्षण होना स्टार्ट हो जाएगा। अनुनाद अतिव्यापन की कंडीशंस आ जाएगी, अतिव्यापन अनुनाद जो होता है उसकी कंडीशंस आ जाएंगी। और सिंपली अगर हम कहें तो यहाँ पे ये जो हमारी कंडीशंस आती है ऊपर वाली, उसको हम साइन नेगेटिव के थ्रू और इसको हम साइन पॉजिटिव के थ्रू शो कर सकते हैं। यानी कि हमारे पास में यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है, यहाँ पे जो स्टेबिलिटी है वो स्टेबिलिटी कैसे होगी, मिनिमम फॉर द साइन 1 स्टेट के लिए एनर्जी, यहाँ पे इसको हम E+ एनर्जी से शो कर सकते हैं और इसको हम E
माइनस एनर्जी से शो कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ है कि जब भी कोई हमें स्टेबल स्टेट लेनी होती है तो हम पॉजिटिव वैल्यूज़ का ध्यान रखते हैं। हमेशा एनर्जी जो होती है वो कम एनर्जी यानी कि निम्न ऊर्जा के अंदर काम में चलता है। से सिंपली हम बात कर सकते हैं कि हम डायग्राम से क्या क्या शो कर सकते हैं। इस डायग्राम से हम तरंग समीकरण साइन माइनस और साइन प्लस को शो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनों के चक्रण के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं कि उनके मध्य आकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा। अगर दोनों इलेक्ट्रॉनों का स्पिन एक जैसे है, चक्रण एक जैसे है, तो उनके मध्य प्रतिकर्षी अवस्था आती है, यानी कि उनके अंदर मध्य प्रतिकर्षण होगा। और अगर इनके अंदर एक दूसरे का चक्रण क्या है, विपरीत है, तो उनके मध्य आकर्षण अत्यधिक होगा और मोस्ट स्टेबल अवस्था वहां पे आएगी। ये जो तरंग फलन समीकरण है साइन प्लस, इसको हिटलर तरंग समीकरण भी कहा जाता है, यानी कि हिटलर लंदन तरंग फलन भी, हिटलर लंदन तरंग फलन भी इसको कहा जाता है। तो ये बात थी हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बनने की। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में जो आपके दो परमाणु होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 जगह इसका आकर्षण होता है, 2 जगह इसका प्रतिकर्षण होता है और उनके अकॉर्डिंग हमारे आकर्षण और प्रतिकर्षण से पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू हमारा ये डायग्राम बनता है। तो ये बात हुई हमारे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की। अब बात करते हैं हम वीबीटी और एमओटी के अंदर जो मॉडल्स हैं उनकी तुलना। तो मैंने आपको वीबीटी भी समझाई है, आपको एमओटी भी समझाई है, और इनकी दोनों का कंपैरिजन आप लोगों को करना है। क्या क्या इनके अंदर सिमिलरिटीज़ हैं और क्या क्या इनके अंदर असमानताएं हैं, तो वो आप लोगों को देखना है। एमओटी की यूनिट आपकी कंप्लीट होती है। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के लिए। थैंक यू।